नमस्कार। चलिए आज भारत के भूगोल की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं और यहाँ की नदियों और उन पर बनी परियोजनाओं को समझते हैं। ये सारी जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ खास नदियों जैसे माही, नर्मदा और मांडवी के बारे में जानेंगे। फिर कुछ और पश्चिम प्रवाही नदियों को देखेंगे। इसके बाद समझेंगे कि नदी डेल्टा क्या होता है। फिर एक लिस्ट देखेंगे प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों की, और आखिर में बात करेंगे भारत की बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर। तो इस सफर के लिए तैयार हैं? हमारा पहला पड़ाव है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। आइए भारत की इन 3 अहम नदियों से मिलते हैं और जानते हैं कि ये इतनी खास क्यों हैं। चलिए अपनी यात्रा माही नदी से शुरू करते हैं। पता है, इस नदी की एक ऐसी अनोखी बात है जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। आइए जानते हैं वो क्या है। तो माही नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले की मैहद झील से। लेकिन इसकी सबसे मजेदार बात ये है कि ये कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसकी सहायक नदियां भी याद रखिएगा, जाखम, सोम, चाप और अनस। अब बात करते हैं एक बहुत ही विशाल नदी की, नर्मदा नदी। इसकी लंबाई करीब करीब 1312 किलोमीटर है। ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली नदी है। नर्मदा का सफर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होता है और इसका रास्ता भी बहुत खास है। ये सतपुड़ा और विंध्याचल, इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी यानी कि एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ये नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। नर्मदा का प्रवाह 3 राज्यों से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन राज्यों के कई इलाकों के लिए ये जीवनदायिनी है। और इसकी कई सहायक नदियां भी हैं, जैसे शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग और बंजर। तो नर्मदा इतनी अहम क्यों है? देखिए, एक तो ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की तरह बहकर अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे लंबी नदी है। यहाँ देखिए, इस नज़ारे को समझने की कोशिश करते हैं। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा, इन 2 विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बह रही है। और एक और दिलचस्प बात, सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में तापी नदी बहती है। तो ये पूरा इलाका भौगोलिक रूप से बहुत खास है। चलिए अब मध्य भारत से निकलकर गोवा के खूबसूरत तटों की ओर चलते हैं, जहां हमारा इंतजार कर रही है मांडवी नदी। इसे गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है और ये वाकई इस राज्य की धड़कन है। मांडवी की खासियत क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे बसी है, और बाकी पश्चिम प्रवाही नदियों की तरह मांडवी की यात्रा भी अरब सागर में मिलकर पूरी होती है। क्या कुछ और नदियों के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? भारत के पश्चिमी तट पर हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे हम पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ और दिलचस्प नदियों और उनकी कहानियों को जानेंगे। अगली नदी है जुआरी। इसके तट पर प्रसिद्ध मर्मगांव बंदरगाह है, जो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और एक मजेदार तथ्य ये है कि मांडवी और शरावती, ये दोनों नदियां कर्नाटक से निकलती हैं। देखें नदियों का ये कनेक्शन। चलिए अब और दक्षिण की ओर चलते हैं, केरल, और मिलते हैं भरतपुझा नदी से। ये नदी केरल की हरी भरी अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। स्थानीय लोग इसे प्यार से पोन्नानी नदी भी कहते हैं। केरल की एक और बड़ी नदी से मिलने के लिए तैयार हो जाइए, पेरियार। ये नदी सिर्फ कुदरत का करिश्मा नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा स्रोत है, क्योंकि मशहूर इडुक्की बांध इसी नदी पर बना है। और आखिर में इस लिस्ट में है पंबा नदी। ये नदी इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसे केरल की गंगा का दर्जा दिया गया है। इससे पता चलता है कि केरल के लोगों का अपनी नदियों से कितना गहरा जुड़ाव है। हमने नदियों के रास्तों को तो देख लिया, पर जब ये अपनी मंजिल यानी समुद्र तक पहुंचती हैं तब क्या होता है? अब समय आ गया है कि हम डेल्टा के रहस्य को समझें और जानें कि ये शानदार भू आकृतियां आखिर बनती कैसे हैं। अच्छा, सोचिए एक नदी है जो अपने साथ मीलों से कीचड़, गाद, रेत, पत्थर सब कुछ बहाकर ला रही है। लेकिन जैसे ही वो समुद्र के पास पहुंचती है,
उसकी रफ्तार कम हो जाती है, और जब रफ्तार कम होती है तो वो अपने साथ लाया सारा सामान वहीं जमा करने लगती है। इसी जमाओं से जो नई जमीन बनती है उसे ही डेल्टा कहते हैं। तो ये होता कैसे है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ बह रही है। जैसे ही वो समुद्र से मिलती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। फिर वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी, गाद, रेत को वहीं जमा करना शुरू कर देती है, और हजारों सालों तक जब ये होता रहता है तो वहां एक उपजाऊ डेल्टा बन जाता है। चलिए अब अपनी याददाश्त को परखने का समय आ गया है। अब हम भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों की एक फटाफट लिस्ट देखेंगे। तैयार हो जाइए भारत के जलमार्गों की इस विशाल लिस्ट के लिए। ठीक है, तो एक तेज दौरा करते हैं भारत की नदियों का। गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, सिंधु का उद्गम है मानसरोवर झील और सतलुज का राकसताल झील, ब्रह्मपुत्रा आती है कैलाश पर्वत से। दक्षिण में देखें तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से और कृष्णा महाबलेश्वर से। कावेरी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती हैं, तापी बैतूल जिले से और रावी रोहतांग दर्रे से। ये लिस्ट बहुत जरूरी है। अरे रुकिए, लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई। हम चिनाब नदी को कैसे भूल सकते हैं, जो बारालाचा दर्रे से निकलती है। फिर है व्यास नदी, जो व्यास कुंड से आती है। और आखिर में झेलम नदी, जिसका जन्म वैरीनाग के साफ पानी से होता है। हमने भारत की नदियों को तो समझ लिया, लेकिन अब ये देखने का समय है कि कैसे इन नदियों की शक्ति का इस्तेमाल एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में किया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं उन बड़ी बड़ी बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में जो भारत की तस्वीर बदल रही हैं। तो ये बहुउद्देश्य परियोजना होती क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक ही साथ कई काम करते हैं, जैसे बाढ़ को रोकना, शहरों को पीने का पानी देना, खेतों की सिंचाई करना और यहाँ तक कि पर्यटन को भी बढ़ावा देना। इन परियोजनाओं का महत्व समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के ये शब्द बहुत अहम हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग के इन चमत्कारों को सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं कहा, बल्कि उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी। ये प्रगति के प्रतीक हैं जो एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए राष्ट्र की कहानी कहते हैं।